हेलो हेलो। यस सर, सलमान आ रहा है सर। जी सलमान, शुरू करें। सर वो लॉगिन हो रहा है। जी जी सॉरी। कौन प्रेजेंट कर रहा था ये स्लाइड? सलमान। तो आगे सलमान हेलो। ही नहीं आया अभी। यस सर, आ गया। जी शुरू करें। अच्छा, तो मैंने आपको पहले अपनी वाली स्लाइड में बताया माइंडसेट अपना जॉब वाले का और बिजनेस वाले का। फिर मैंने आपको बताया सोसाइटी का माइंडसेट क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ एक एंटरप्रेन्योर का क्या माइंडसेट होता है। तो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट ये होता है कि वो स्कूल की बेसिक एजुकेशन के बाद जब कॉलेज में आता है तो वो एजुकेशन के साथ साथ न्यू स्किल्स भी सीखता है, अपने ड्रीम्स पे वर्क करता है और कभी अपने आप को बॉस नहीं समझता क्योंकि लीडर कर रहता है। क्योंकि लीडर की पहचान होती है कि वो लाइफ के हर मोमेंट को पर कुछ ना कुछ सीखता रहे। अगर उसको किसी चीज में प्रॉफिट होगा तो वो उसको और बेहतर करने का सोचेगा, और अगर लॉस होगा तो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके नई चीजें सीखेगा। क्योंकि एक इंसान का लाइफ चेंजिंग मोमेंट उसकी मिस्टेक होती है, अगर वो उसको अवेल करे या अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके। एक एंटरप्रेन्योर कॉलेज लाइफ के बाद अपने मल्टीपल वेज और इनकम बनाने की कोशिश करता है, ताकि जब वो 25 का हो यानी 25 ईयर्स उसकी एज हो जाए तो उसके पास मिनिमम वेज ऑफ इनकम 3 हो या उससे ज्यादा। इसके लिए उसको ड्यूरिंग कॉलेज एंड आफ्टर कॉलेज लाइफ हफ्ते के 80 आवर्स या उससे ज्यादा अपने काम को देने पड़ते हैं, लेकिन कुछ साल तक। बाद में जब उसका काम या बिजनेस में प्रोग्रेशन आना शुरू होगी तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली डेवलप होगी तो वो सेटल भी होगा। किसी शेड्यूल में फिक्स नहीं होगा, अपनी लाइफ एंजॉय कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी अपने ड्रीम्स पर वर्क करके ड्रीम्स को फुलफिल करेगा। और बिजनेस डेवलप करने के बाद कभी किसी पर डिपेंडेंट नहीं होगा लाइफ में। फ्रीडम होता है लाइफ टाइम का अपना, और अपने बिजनेस में न्यू आइडियाज लाकर उस पर वर्क करके अपने लिए काम करके रिच हो जाता है। ये तो एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट था कि वो क्या सोचता है। अब यहाँ से हमजा कैरी ऑन करेंगे। जी हमजा। These are the yes sir, Assalamu alaikum. These are the skills to become a successful entrepreneur. Sir please slide change कर दीजिएगा. Yes, these are the skills of to become a successful entrepreneur. Number one is leadership. जैसा कि सलमान ने बताया कि एक अच्छा entrepreneur एक अच्छा लीडर होता है, ना कि बॉस। वो अपनी टीम को, अपने वर्कर्स को और अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके चलता है, इनको इंकरेज करता रहता है ताकि वो एक बेस्ट आउटकम उसको उनको मिल सके। वो अपने हर एम्प्लॉय को एक इम्पोर्टेंट देता है और उसके आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस देता है। और इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय गलती करता है तो उसको डांटने के बजाय उसको गाइड करता है कि आपने ये गलती की, आप इस तरीके से काम कर सकते थे और ये अच्छा हो सकता था। नेक्स्ट इज डेलीगेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज करता है। अपने प्रोजेक्ट की, अपने बिजनेस की टाइम मैनेजमेंट वो बहुत अच्छे तरीके से रखता है और अपने गोल को टाइम पे अचीव करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपनी जो बिजनेस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से लेके चलता है। अपनी सेल्स एंड अपने कैश फ्लो को देखते हुए अपने लॉस एंड प्रॉफिट को प्रेडिक्ट करता है। इन केस ऑफ लॉस वो ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रेटजी अपनाता है कि उसका वो लॉस ओवरकम हो सके, और इन केस ऑफ प्रॉफिट वो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने की कोशिश करता है, ना कि वो प्रॉफिट कहीं इस्तेमाल कर ले जो जो कि उसके बिजनेस के लिए नुकसान दे। नेक्स्ट इज मार्केटिंग, सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बेसिकली दो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। या तो आप कोई गुड्स सेल कर रहे होते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब आपके पास एक बेसिक आइडिया क्रिएट हो जाता है तो आप सबसे पहले काम जो करते हैं मार्केट सर्वे करते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट की मार्केट का साइज क्या है, आपके जो प्रोडक्ट या सर्विस है उनके एरियाज कौन कौन से डोमेस्टिकली इंडस्ट्रियली, और लोगों और आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन कौन हैं, और वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो इस हिसाब से आपका जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो उन सब चीज़ों को ज़हन में रखते हुए एक अच्छे से अच्छे क्या नाम है मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाता है ताकि आपकी सेल्स बढ़ सके और कस्टमर सर्विसेज बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करता है। क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री टोटली आपके कस्टमर पे और क्लाइंट्स पे बेस करती है। अगर आपके सर्विस या प्रोडक्ट खरीदने वाला कोई क्लाइंट नहीं है तो आपके बिजनेस और कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं है। आपके जो टोटली डिपेंडेंट होते हैं वो कस्टमर पे होते हो, तो वो अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छा सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है अपनी सर्विसेज के ज़रिए, अपनी मार्केटिंग के ज़रिए।
नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर एक अच्छी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको 10 तरीके के लोगों से वास्ता पड़ता है और उनसे बात करना, उनको डील करना आपको आना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस के लिहाज से देखें तो अगर आपके पास कोई कैपिटल मौजूद नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप अपने आइडिया को लेके किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो इन्वेस्टर आपके फर्स्ट टाइम में आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करने पर राजी हो जाए। जो सेकंड नंबर पे है वो आपके एम्प्लॉयज आते हैं। जब आप अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, एम्प्लॉयज हायर करते हैं, तो आप उन एम्प्लॉयज को अच्छी तरीके से लीड कर सकें। अगर आपके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो आप कभी भी एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, जो कि आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद जो तीसरे जो पर्सन आता है वो आपके पास कस्टमर होते हैं। तो आप अपने कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट इतनी अच्छी से सेल कर सकें अपनी कम्युनिकेशंस के जरिए, अपने नेगोशिएशंस के जरिए, कि आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदे और आपका बिजनेस बढ़ सके। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग। जब आप कोई बिजनेस और कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो आपके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई आइडिया पे काम करते हैं, तो आपको ये पता होता है कि आगे आके मेरे इस बिजनेस में मुझे काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे काफ़ी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग की ज़रूरत होगी। तो ऐसा नहीं होता कि आपने सोच लिया कि भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये जगह है, लोग आएंगे, ये फॉर एग्जांपल बस मशीनरीज और सामान आएगा, लोग आएंगे, काम करेंगे, फलाना टाइम पे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर इन प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट करके उनको उस हिसाब से अपनी मैनेजमेंट एंड प्लानिंग करता है, अपने रिसोर्सेज को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करता है, कि ताकि कम से कम टाइम में एक अच्छा उसका बिजनेस डेवलप हो जाए, और एक अच्छे स्टाफ के को यूज़ करते हुए वो एक अच्छे अपनी क्या नाम है कंपनी और प्रोजेक्ट उसका टाइम पे कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जब कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपको टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं। एक आपकी वो प्रॉब्लम्स जो आपकी बिजनेस के अंदर आ रही होती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो आप प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उनका सॉल्यूशन आप पहले से निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो अचानक से आ जाती हैं और आपको एक मुश्किल मरहले में खड़ा कर देती हैं। तो उस मुश्किल मरहले में आप क्या फैसला करते हो, वो आप पे बहुत डिपेंडेंट है। तो अगर आप अच्छा फैसला करेंगे, एक अच्छा डिसीजन लेंगे, तो आपके पास आपके बिजनेस अंडर प्रेशर रहते हुए एक अच्छा बिजनेस करेंगे, तो आपके पास आपकी कंपनी के लिए आगे आके फायदेमंद साबित होगा। और अगर बुरा अंडर प्रेशर होते हुए कोई बुरा बिजनेस क्या नाम है फैसला कर लेंगे, तो आपको कंपनी को नुकसान हो सकता है। और दूसरी टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कि कस्टमर आपके पास क्या प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा है और आप इसको कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। अगर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए तो आपकी मार्केट में बहुत वैल्यू होगी और हर कोई आपके पास अपनी सर्विस अपनी प्रॉब्लम लेकर आ रहा होगा और आप उसको सॉल्व करके दे रहे होंगे रिलेटेड टू योर बिजनेस एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपनी नेटवर्किंग अपने इंडस्ट्रियल एंड मार्केट रिलेशनशिप से बेहतर कर रहा होता है, ताकि उसकी जो मार्केट है और जो उसका जो बेसिकली जो उसका जो एरिया है ऑफ मार्केट है वो बढ़ सके, वो अपनी नेटवर्किंग मजबूत कर सके, ताकि उसका जो बिजनेस है वो बढ़े और क्या नाम है फले फूले। नेक्स्ट इज रिसर्च। जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों पर रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको एक कंप्लीट रिसर्च करनी पड़ती है कि आपके पास क्या नाम है उस प्रोजेक्ट की कंप्लीट नॉलेज आपके पास हो, उसकी मार्केट रिसर्च आपके पास हो, उसकी कस्टमर और क्लाइंट्स रिसर्च आपके पास हो। कोई ऐसी पॉइंट ना मिस कर दें आप रिसर्च के दौरान कि आपके पास आगे आके प्रॉब्लम आए। और वो रिसर्च अपनी क्या नाम है कंपनी की इंप्रूवमेंट पे भी कंटिन्यूस एक अच्छा एंटरप्रेन्योर करता रहता है। नेक्स्ट इज लर्निंग। लर्निंग एक ऐसी स्किल है जो आप डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकते। आपको उसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपनी गलतियों से, अपने नुकसानात से बहुत कुछ सीखता है, उसको एज अपॉर्चुनिटी लेता है और एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह नहीं सोचता, डिसहार्ड नहीं होता, बल्कि उससे भी काफ़ी कुछ वो सीख रहा होता है। एबिलिटी टू हाई राइट। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने काम के लिए अच्छे से अच्छा स्किलफुल वर्कर हायर करने की एबिलिटी रखता है। वो सामने वाले को जज करने की बहुत अच्छी एबिलिटी रखता है और वो अपने काम के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा बंदा हायर करता है, जिसके स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं और आपके पॉजिटिव बिहेवियर भी होता है, जो आपके बिजनेस और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। पैशनेट अबाउट योर वर्क। आप बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर, इवन आप अगर स्पोर्ट्समैन की बात करें या फिल्म स्टार्स की बात करें, तो वो सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि वो अपने काम को लेके बहुत पैशनेट थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वो अपने मुसलसल जद्दोजहद करते रहे और वो लगे रहे।
और अगर आपको अपने काम के लिए पैशनेट होना है तो आपने कोई ऐसा काम या ऐसा बिजनेस या ऐसा आइडिया सोचना है जिसमें आपको पता हो कि मैं आप इसमें अपना 100% दे सकता हूँ और इसमें अपना पैशनेट हो सकता हूँ और इसके बारे में मुझे कंप्लीट नॉलेज है और मैं ये बिजनेस चला सकता हूँ या बिजनेस रन कर सकता हूँ। जब आप अपने इंटरेस्ट वाले एरिया में आप कोई बिजनेस करेंगे, कोई आइडिया डेवलप करेंगे, तो आप उसमें पैशनेट भी होंगे और उसको अपना 100% भी दे सकेंगे। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू मैनेज नेगेटिव थॉट एंड इमोशंस। जब कोई बंदा नया काम स्टार्ट करता है तो उसको काफ़ी लोग डिमोटिवेट भी करते हैं और उसके अपने दिमाग में भी के रिस्क को लेके काफ़ी नेगेटिव ख्यालात आ रहे होते हैं। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है, उस नेगेटिव सोच को भी वो एक पॉजिटिवली लेता है और उस नेगेटिव सोच के ज़रिए जो उसके दिमाग में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो उसको भी सॉल्व करता है और कभी भी मायूस नहीं होता। सेल्फ रिलायंस, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने आप पे बहुत डिपेंडेंट होता है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि अगर मेरे पास मुझे कोई छोड़ के चले गया या मेरे पास फलाना बंदा नहीं है तो मेरा काम रुक जाएगा या मेरा बिजनेस रुक जाएगा, मैं उसके बिना भी काम कर सकता हूँ और अपना बिजनेस रन कर सकता हूँ। Next. सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। These are the barriers faced by the उन लोगों को फेस करने पड़ते हैं जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये क्या नाम है, एक रिपोर्ट ईएसओ की तरफ से शाये की गई थी, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये स्टेट्स हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस स्टार्टअप को सपोर्ट करती है और ये यूएसए में मौजूद है। तो उनके मुताबिक जो इनिशियली किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं या इंडिविजुअल्स को जो बैरियर फेस करने पड़ते हैं वो ये हैं। सबसे पहले है आपके पास एक्सेस टू कैपिटल, वो 29% है कि आप जब कोई नया काम स्टार्ट करने चाह रहे हैं, आपके पास कोई आइडिया है, लेकिन अक्सर लोग ये सोच के हट जाते हैं कि उनके पास एक्सेस टू कैपिटल नहीं होता, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं होते या कोई अच्छे इन्वेस्टर मौजूद नहीं होते उनके पास। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इन एडिकेट स्किल्स एंड ट्रेनिंग है कि आप ने कोई बिजनेस सोच तो लिया लेकिन आपके पास कोई ऐसा उसकी स्किल्स नहीं है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है और उसकी नॉलेज नहीं है, तो लोग ये सोच के पीछे हट जाते हैं और ये वो करते हैं तो उनसे सही हो नहीं पाता। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर है जो हमारे इनिशियली जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको फेस करना पड़ता है और इसका जो अमाउंट है वो 21% है। वीक सपोर्ट सिस्टम हमारे क्या नाम है 15% है इसका। और वीक सपोर्ट सिस्टम का मतलब ये कि आपके पास जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके को इनिशियली सपोर्ट नहीं मिल रही होती, लोग आपके पास नहीं जुड़ रहे होते हैं और आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, आपके आइडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज रेगुलरिटी एंड पॉलिसी बैरियर्स। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट बिजनेस पॉलिसीज होती हैं, डिफरेंट टैक्स पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर आप कोई बिजनेस अलग अलग सोसाइटी अलग अलग एरियाज में कर रहे होते हैं तो उस एरियाज की भी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई होती है जिनकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि जो उन पॉलिसीज के पॉइंट्स को, उन पॉलिसीज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मैच नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ये बैरियर्स जो है वो तकरीबन अराउंड 14% है। एक्सेस टू मार्केट जो है आपके पास वो 10% के अराउंड कंट्रीब्यूट करता है। एक्सेस टू मार्केट के आपके पास जो आप प्रोडक्ट है वो अपनी मार्केट में आप सेल नहीं कर पा रहे होते हैं या उस मार्केट उसकी छोटी होती है। आप बंदा सोचता है कि इस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड इतनी नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर होता है। नेक्स्ट इज कल्चरल माइंडसेट एंड बैरियर्स के लोगों का माइंडसेट जो होता है वो नेगेटिव होते हैं। वो क्या नाम है, एक आइडिया सोचते हैं लेकिन ये सोचते हैं कि ये आइडिया पे दूसरे लोगों ने भी काम किया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो सके तो मैं क्या सक्सेसफुल होऊंगा। और काफ़ी कंट्रीज में ऐसा भी होता है कि कोई बंदा कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो मुख्तलिफ तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को हराने की कोशिश कर रहा होता है लीगली इलीगली, कि वो उस क्या नाम है उस बंदे को या उस इंडिविजुअल्स को आगे आने नहीं दे रहा होता। तो लोग इस वजह से भी पीछे हट जाते हैं और जो दूसरे जो मसले मसाइल और बैरियर्स हैं वो 3% कंट्रीब्यूट करते हैं। ये रिपोर्ट जो ईसो ने शाये की थी वो 2019 सितंबर की रिपोर्ट है। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। No risk, no reward, no legend, no story. As Mark the co-founder of Facebook, says कि आप जब तक आपका सबसे बड़ा रिस्क यही है आज के दौर में कि आप कोई रिस्क ना लें। जब तक आप कोई रिस्क नहीं लेंगे आप कोई बिजनेस रन नहीं कर सकते, आप अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकते।
आप जितने भी बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स की कहानियाँ देखें या उनको देखें तो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े रिस्क लिए, फेल हुए, लेकिन उन्होंने अगेन ट्राई किया एंड अगेन ट्राई करके वो आज वो एक दुनिया में एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, एक बहुत बड़ा नाम है उनका। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप बात करें तो एलन मस्क आज दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान है, लेकिन वो एक ज़माने में जब उन्होंने एक आइडिया अपना प्रपोज़ किया था कि मैं रियूजेबल रॉकेट्स बनाऊँ। तो बड़े-बड़े नासा के साइंटिस्ट और जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने उस आइडिया की मुखालफत की कि इस तरह करना बहुत मुश्किल है, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो अपने आइडिया पे डटे रहे और उन्होंने 3 3 फेल अटेम्प्ट्स की और चौथी अटेम्प्ट में वो सक्सेसफुल हुए और उन 3 अटेम्प्ट्स में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया था। वो तकरीबन एक वक़्त ऐसा आया था कि उनके पास चौथा एक्सपेरिमेंट करने के पैसे नहीं बचे थे। लेकिन जब उन्होंने चौथा एक्सपेरिमेंट किया, वो क्या नाम है सक्सेसफुल हुए, वो क्या नाम है रीयूजेबल रॉकेट बनाने में कामयाब हुए, उनको वापस रीलैंड कराने में कामयाब हुए वो। और आज उनकी स्पेसएक्स के नाम से एक कंपनी है जो बहुत बड़ी है और जो कि फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम पे काफ़ी काम कर रही है और आज वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं। नाउ आई विल इनवाइट दानियल टू प्रोसीड फर्दर। Assalamu alaikum. I would like to continue from here as Hamza already described about risk. तो हमारे सोसाइटी में जो सबसे बड़ा रिस्क है वो यही है कि हम जो रिस्क लेने से डर रहे होते हैं, कोई भी रिस्क लेने से डर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक इंडिविजुअल है, वो अपनी एक जॉब कर रहा है 4 to 5 ईयर से और वो एक अच्छी सैलरी अर्न कर रहा है अबाउट 1 लाख, तो वो जब जॉब छोड़ने लगता है तो उसको ऑलरेडी खुद वो रिस्क नहीं लेना चाहता और दूसरे लोग जो सोसाइटी वाले होते हैं वो उसको इंकरेज कर रहे होते हैं कि यार तुम क्यों अपनी जॉब छोड़ रहे हो, अच्छा खासा कमा रहे हो, सॉरी अच्छी सैलरी जो है वो तुम अर्न कर रहे हो महीने की और ही नो उसके एवरी एंड ऑफ द मंथ इसके पास एक पे चेक आ जाना है, भले वो अपने पूरे दिल से काम करे या अगर थोड़ी बहुत वहाँ पे छुट्टी भी कर ले या थोड़ा हल्का काम भी करे उसको पे चेक मिल जाएगा एंड ऑफ द मंथ। बट ऐसा होता नहीं है। तो एट लास्ट वो जब अपनी जॉब छोड़कर जब अपना बिजनेस शुरू करने लगता है तो सबसे बड़ा रिस्क उसने ले लिया है। तो दूसरा रिस्क उसके पास एक ये होता है कि उसको अपने आप को डोमिनेंट रखना पड़ता है कि if he's going to start his own work, his own business, so he's able to control his emotions, his angers, and और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको जितना वो करेगा उसको उतना मिलेगा। अगर वो बहुत कम परफॉर्म करेगा अपने ही काम के अंदर तो उसको उसी तरीके से उसका रिवॉर्ड मिल रहा होगा और जितना अच्छा वो परफॉर्म करेगा, जस्ट लाइक ही इज हिज ओन बॉस, वो अपना खुद का ही बॉस है। और उसके बाद जो दूसरी जो आती है एक रिस्क, वो ये है कि जैसे ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुका है कि उनके पास एक कैपिटल नहीं होता अपने बिजनेस के ऊपर लगाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एक यंग इंडिविजुअल है और उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया लेकिन उसके पास जो है कैपिटल नहीं है लगाने का। लेकिन अब अगर आप सोचें कि अगर कोई एक बंदा है उसने 4 to 5 इयर्स इंडस्ट्री में गुजार लिए हैं, उसके पास थोड़ी सेविंग्स भी है और फिर वो जो है अपना स्टेप लेने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर भी डिफरेंट रिस्क हैं, उसको इस रिस्क को ओवरकम करना पड़ेगा। और इस चीज़ के अंदर अब जॉब लाइफ ऐसी है कि उसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है क्योंकि उसको पता है कि वो काम कर रहा है। अगर यहाँ से जॉब छूट जाती है 1 से 2 महीने जो है वो जॉबलेस रहेगा मे बी, लेकिन उसके एक्सपीरियंस की वजह से, उसके 4 से 5 साल की एक्सपीरियंस की वजह से उसको कोई और कंपनी हायर कर ही लेगी। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। बिजनेस के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है। उसको एक पता होता है कि अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो उसको नहीं पता कि वो कितनी टाइम के बाद या कितने ईयर्स के बाद या कितने मंथ्स के बाद दोबारा खड़ा हो सकता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब वो अपना बिजनेस शुरू करता है तो एक जो अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है वो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। वो फॉर एग्जांपल अगर उसके पास $1000 है तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे या $900 या $800 इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो हमेशा अपने बैकअप पे जो है एक अमाउंट रखता है कि इन केस अगर उसको फेलियर का सामना होता है तो उसके पास कुछ महीना सर्वाइव करने के लिए कुछ अमाउंट हो। अगर नहीं होगी तो फिर वो बैंकरप्ट हो जाता है या फिर डिफरेंट इन्वेस्टर्स के जिसके पैसे लगे हुए होते हैं उसको वो डुबा देता है। और फिर अगर जब इन्वेस्टर्स देखते हैं कि उनका पैसा डूब रहा है और ये सक्सेस नहीं हो रहा है तो इन्वेस्टर्स भी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और ये एक रीज़न बनता है कि उसका स्टार्टअप शुरू से मतलब बहुत सारे स्टार्टअप ऐसे होते हैं कि 3 से 5 साल के अंदर वो फेल हो जाते हैं। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड।
So in this slide, I would be describing the revenues or salary between job and business. If someone is doing a job, तो he knows कि उसको एक monthly, for example, अगर वो 50,000 PKR कमा रहा है every month, और हर साल उसको पता है कि मुझे हर मंथ के एंड में या हर मंथ के स्टार्ट में 50,000 रुपये मिल जाएंगे, तो उसके एक्सपेंस भी वैसे ही होते हैं और वो जो है सेटिस्फाई है कि उसको मिल जा रहे हैं पैसे. लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता है. बिजनेस में ये होता है कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ तो मुझे पता है कि शुरू के मे बी एक हफ्ता, जिस तरीके का मेरा बिजनेस का नेचर है, मे बी एक साल मुझे पे बैक नहीं होगा, लेकिन मैं फिर उसी तरीके से अपना कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूँ. बट इसके अंदर रेवेन्यूज जो है वो बढ़ता रहता है हर मंथ. इसके अंदर जो एक चार्म है बिजनेस के अंदर, ये आप समझ लीजिए एडिक्टिव है, जिसको जो बिजनेस के अंदर चला गया और फिर वो पीछे वापस नहीं आता, क्योंकि उसको पता है कि जॉब लाइफ कैसी होती है और बिजनेस लाइफ कैसी होती है. हर मंथ उसका रेवेन्यू बढ़ता है. अगर कभी कम भी होता है तो इतना कम नहीं होगा कि आप जो है जीरो पे आ जाएं, और अगर जीरो पे आ जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं और मिस्टेक से वो लर्न करता है, और लर्न करने के बाद जब वो दोबारा खड़ा होता है तो वो ये प्लानिंग करके खड़ा होता है कि अब मुझे ये मिस्टेक्स नहीं करनी है. ऑब्वियसली उनके पास एक टू डू लिस्ट और एक नॉट टू डू लिस्ट होती है कुछ भी काम करने से पहले, जो कि सक्सेसफुल बंदों की एक पहचान है कि उनके पास हर चीज़ की एक लिस्ट होती है कि मैंने ये चीज़ें नहीं करनी है. क्योंकि अगर वो उन टू डू लिस्ट के ऊपर, नॉट टू डू लिस्ट के ऊपर जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे उनका टाइम चला जाता है, जिनसे उनका पैसा चला जाता है, तो इवेंचुअली उनको नुकसान उनके बिजनेस में होता है. बट देयर इज़ अ चार्म, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर ग्रोथ होती है, और ऐसी ग्रोथ होती है कि फिर बिजनेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फिर बढ़ती जाती हैं. ऑब्वियसली बिजनेस ग्रो करता है तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए होती है. सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. सो अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं कि उनका माइंड बन गया है कि उनको जो है अपना एक स्टार्टअप लेना है, इनोवेशन लानी है, या फिर कुछ बिजनेस जो है छोटा मोटा वो स्टार्ट करना है, यानी कि स्केलेबल बिजनेस लेना है, देन आके वो उसको स्लोली ग्रोथ करके एक बड़े इंटरप्राइज में जा सके. लेकिन बहुत से लोग यही सोचते रह जाते हैं कि राइट टाइम टू स्टार्ट, व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट. सो आई वुड लाइक नो सच अ राइट टाइम टू स्टार्ट. यू विल हैव टू मेक द टाइम फॉर योरसेल्फ. ओके, मतलब आपको जो है खुद ही अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने लिए टाइम लेना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा. नहीं, कोई बुराई नहीं है कि आप जो है अपनी सिर्फ जॉब छोड़कर और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करें. ठीक है, आई हैव डन द सेम थिंग बैक इन 2018. आई वाज वर्किंग टू जॉब्स, एक सुबह और फिर एक रात में. तो ये बहुत इजी है, मतलब अगर आप करना चाहें, आपकी बॉडी कैपेबल होती है. अगर आप अपनी बॉडी को यूज टू बना लेंगे कि मुझे 10 घंटे की नींद चाहिए वरना मैं पूरे दिन काम नहीं कर सकता, तो आप अपनी बॉडी को उसी तरीके से ट्रेन कर रहे हैं. लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को ट्रेन कर देंगे कि मैं इतने घंटे काम कर सकता हूँ, तो शुरू के 1 महीना 2 महीना मे बी यू कांट सर्वाइव, बट देन आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उस आदत में, उस हैबिट में ढलने लग जाती है, और आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप जॉब और अपना साइड बिजनेस एक साथ कर सकें. देन आप जो है उसको कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वहाँ पे कि मेरे पास इतनी अमाउंट है, और जितना मैं जॉब से अर्न कर रहा था उतना मैं अब अपने बिजनेस से अर्न कर रहा हूँ. सो नाउ आई कैन क्विट माई जॉब एंड आई कैन फोकस कम्प्लीटली ऑन माई ओन बिजनेस, ताकि मैं इसको और अच्छे से ग्रो कर सकूँ. इन केस अगर मैं फेल होता हूँ तो मेरे पास बैकअप है जो कि मुझे इतने दिन सर्वाइव कर देगा, और वाइल इन दीज डेज आई कैन फाइंड अनदर जॉब एंड लेटर ऑन आई कैन स्टार्ट वन मोर टाइम. ओके, अच्छा, तो इसके अंदर 3 चीज़ें हैं कि आप अपने आप को फील कैसे कराएं कि बस यही राइट टाइम है स्टार्ट करने का. तो नंबर 1 पॉइंट इज यूज प्राइड एज योर रॉकेट फ्यूल इन अ पॉजिटिव वे. ऑब्वियसली, फॉर एग्जांपल, आपने ऑब्वियसली एक बिजनेस स्टार्ट करना, एक इनोवेशन लेना एक गोल होता है, एक अचीवमेंट होती है कि आप सोचते हैं कि ये करना है. मतलब ये आपके पास एक टू डू लिस्ट नहीं आती है कि आपने ये करना है, मतलब ग्रेजुएशन की, देन आपने जो है बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये मतलब आपको पता नहीं होता, आप सोचते हैं इसके बारे में, फिर आप इसका एग्जीक्यूशन प्लान की तरफ जाते हैं. तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने पहले कोई ऐसी चीज़ की हो जो कि आपका एक गोल हो कि मुझे फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रेजेंटेशन देनी है इन फ्रंट ऑफ 500 और 600 पीपल इन कॉलेज और इन स्कूल और यूनिवर्सिटी, तो आपने वो सक्सेसफुली दी, और उसके बाद जो आपको एक फीलिंग्स होती हैं कि यार यू हैव डन समथिंग, तो उस फीलिंग्स को सोचते हुए आप ये अपना एक पॉइंट ये भी है कि आप जब ये सोचते हैं कि अगर मैं ये भी अचीव कर लूंगा तो इसको मैं एक एज अ पॉजिटिव फीलिंग लूँ. The number second is embrace your possibility of failure. Possibility of failure मतलब
सेकंड पे जो ये लोग सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक अबाउट दैट कि अगर फेलियर हो जाता है तो मैं दोबारा खड़ा कैसे होऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी बहुत सारी सेविंग्स जो है और अब कैपिटल मोर अमाउंट ऑफ मनी वो डाल देते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और अगर फेलियर होता है तो वो ऑब्वियसली कभी बैंकरप्ट हो जाते हैं और कभी जो है जीरो पे आ जाते हैं। और तो इसलिए, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इसको एज अ पॉजिटिव थॉट लेता है। पॉजिटिव इस वजह से लेता है कि वो जो फेलियर होता है ऑब्वियसली किसी मिस्टेक की वजह से होता है जो कि उसने अपनी प्लानिंग में नहीं की होती है। तो इस मिस्टेक से वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें लर्न करता है और फिर जो उसका जो एक प्लान होता है उसको रीवर्क पे डालता है। उस अपने प्लान के ऊपर वो दोबारा से काम करता है कि आई हैव डन सम मिस्टेक्स हियर, सो आई विल हैव टू करेक्ट दैम। देन उस चीज़ को वो दोबारा से शुरू करता है। नंबर थर्ड इज prioritize your vision. So I would like to say clarity is success. If you are going to do something innovative, or if you are going to do some business on a small scale or scalable startup, you will have to plan your complete plan, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर प्लान होना चाहिए। डाउट्स अगर होंगे तो, अगर आपको अपने आप पे यकीन नहीं है, यू हैव सम डाउट, तो आप उसको क्लियरली नहीं सोच सकते, आप अपना प्लान क्लियरली नहीं बना सकते until unless कि आपका प्लान क्लियर हो, तभी आप उसके ऊपर फर्दर काम कर सकते हैं, वरना आपका जो प्लान होगा वो डाउट्स में ही रहेगा एंड यू विल गो हियर एंड देयर कि अब मैं क्या करूं, और अब ये हो गया तो अब मैं क्या करूं। है कि अगर ऐसा होता है तो आई विल हैव टू डू दिस, अगर ऐसा होता है तो मैं ये करूंगा और अपना प्लान रिवर्क में डालूंगा। तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है अपना स्टार्टअप लेने में और अपना कोई भी इनोवेटिव बिजनेस स्टार्ट करने में। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so me and my team, my group partners, have already described a lot of things. We tried to describe a lot of things about entrepreneurship, but in last, I would like to share some points. Like if you are going to, if we all are classmates, if we are going to do something innovative, or if we are going to start some business, even though हमारी क्लास में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि already कर रहे हैं, few जिनको मैं जानता हूँ, और वो जानते हैं कि अपने बिजनेस में और जॉब में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब ही अब यहाँ से जब निकलें तो एक जॉब वाले माइंडसेट के साथ ना निकलें, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन के माइंडसेट के साथ निकलें, ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर जॉब एम्प्लॉयमेंट्स हों और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, और पाकिस्तान जो हमारी कंट्री है उसके अंदर भी इनोवेटिव चीज़ें आना शुरू हों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन का जो सिस्टम है वो भी कुछ ऐसे ही है कि हमारी क्लास में भी कुछ टीचर्स आते हैं तो वो जब हमें समझा रहे होते हैं या कोई मिस्टेक कर रहे होते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो वो भी ऐसे ही समझाते हैं कि बेटा तुम आगे जाके इंडस्ट्री में क्या करोगे, अगर तुम आगे जाके अपने ऊपर वाले अफसर के साथ ऐसा करोगे तो वो तो तुम्हें निकाल देगा। तो आपने मतलब कुछ टीचर्स ने, नॉट ऑल, कुछ टीचर्स ने अपने स्टूडेंट्स के अंदर पहले ही वो थॉट डाल दी कि बेटा तुमने यहाँ से निकल के इंडस्ट्री में जाके जॉब करनी है, तो वो उसका प्लान आगे को कुछ होगा ही नहीं। एक बड़ी इंडस्ट्री स्टार्ट करना एक बहुत मुश्किल बात है, लेकिन वी कैन ट्राई। अगर हमारे पास कोई प्लान ऐसा हो तो इन्वेस्टर ऑब्वियसली रेडी हो जाता है कि वो इन्वेस्ट करेगा। या फिर जो मेरा प्रायोरिटी ये होती है कि हम स्टार्ट स्मॉल एंड गो बिग, छोटे लेवल पे स्टार्ट करें। इट विल टेक सम टाइम, बट आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि हम किस एरिया के ऊपर काम कर रहे हैं और हम उसको किस तरीके से उसकी एक पूरी प्लानिंग करेंगे। अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं उसके जो है प्रोस एंड कॉन्स क्या है, ठीक है, और पूरा एक बिजनेस प्लान बनाएंगे, एक लेआउट बनाएंगे उस बिजनेस की, एक स्ट्रेटजी बनाएंगे उसकी। आप सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so now we have the plan to start some business. और अब आप अगर आप कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक होती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक होता है कि आप एक लीडर या एक बॉस बन के एक बिजनेस स्टार्ट करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आप खुद काम कर रहे होते हैं, मे बी आप अपने काम बिजनेस के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं, बट फॉर अ शॉर्ट टाइम इफ यू आर थिंकिंग टू गो बिग, सो आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट छोड़ के एक लीडर की तरह आना होगा।
अगर सारा काम आप ही कर लेंगे तो फिर आपके जो आने वाले जो दूसरे काम होंगे कि वो कौन करेगा। तो फिर आप क्या करते हैं, कोई भी एक इंडिविजुअल जो कि एक स्टेप ले रहा है, वो ऐसे लोग हायर करता है, उसको पता है कि उसकी काम की नीड क्या है, उसके काम का नेचर क्या है, उस अपने काम की नेचर के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हायर करना शुरू करता है, और वो उन कामों को उन लोगों में बांट देता है कि यू विल हैव टू डू दिस एंड यू विल हैव टू डू दिस। तो सब अपने काम में लग जाते हैं, और फिर वो दोबारा अपनी इनोवेशन के ऊपर, मतलब अब उसको एक आइडिया मिल गया है, उसने अपना एक बिजनेस स्टार्टअप ले लिया है, नाउ ही हैज टू मेक इट सस्टेनेबल, लाइक यू विल गो, पहले जाते हैं स्केलेबिलिटी पे, देन जाते हैं सस्टेनेबिलिटी पे, यानी कि आपने स्केलेबल किया उस अपने बिजनेस मॉडल को, स्केलेबल करने के बाद अब आप जा रहे हैं उसकी स्केलेबिलिटी पे, यानी कि सस्टेनेबिलिटी पे, कि वो सस्टेन कर जाए, इस लेवल पे आके वो चलने लगे, एक बहुत अच्छा ग्रो कर जाए। देन आप देखते हैं कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो भी आने लगे हैं। Now you will have to think about making your business model more efficient, more like giving you the more revenue. तो आप उसके ऊपर दोबारा काम करते हैं। तो इसके अंदर ऐसा भी होता है कि एक जो बिजनेस लीडर होता है, कभी कभी वो ऐसा नहीं सोच पाता है कि उसको और क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसके अंदर उसको नए लोग चाहिए होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स चाहिए होते हैं, या एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। तो बिजनेस मॉडल के पीछे एक सबसे बड़ा हाथ उस टीम का भी होता है, जो कि उसके स्ट्रक्चर के ऊपर ख्याल कर रही होती है, जो कि रीवर्क कर रही होती है कि टू मेक द बिजनेस मॉडल मोर एफिशिएंट। अब आपकी कंपनी जो है एस्टेब्लिश हो गई है, अब कस्टमर्स आने लग गए हैं, यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज और व्हाटएवर यू आर प्रोवाइडिंग सम गुड्स by manufacturing them. Now your company is starting and established. अब वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ। नाउ अब आपको बैठ के खाना नहीं है। बेसिकली बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि उनका एक बिजनेस चल गया तो वो सोचते हैं कि बस बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। बट एंटरप्रेन्योर या एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है कि वो अपने पैसों से पैसा बनाता है, मल्टीप्लाई करता है। ही मेक्स द मनी वर्क फॉर हिम। ओके, आपने वहां से प्रॉफिट उठाया, यू विल हैव टू इन्वेस्ट द मनी समवेयर एल्स बाय टेकिंग द कैलकुलेटेड रिस्क। ये सारी चीजें देख के, जो कि पहले आपको रिस्क की स्लाइड्स में बता दी गई हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आप वहां से प्रॉफिट जमा कर रहे हैं, तो आप उसकी जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसको आप वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास आज 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया है और आपने उसको ये समझ के रखा हुआ है कि मेरा ये प्रॉफिट है और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर लिया, बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप उसकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज़ाया कर रहे हैं। इससे अच्छा आप उसको कहीं रोलिंग में लगा दें, मतलब किसी और बिजनेस में लगा दें, कोई और बिजनेस खड़ा करने में लगा दें। Okay, so I would like to share some personalities here. Hisham Server, many of you maybe already know him. Hisham Server जो है एक 2007 तक उन्होंने जॉब की है एक यूएस बेस्ड कंपनी में, जो कि एक सॉफ्टवेयर हाउस टाइप की कंपनी थी। वहाँ पे जॉब करते थे एज अ ग्राफिक डिजाइनर। इनको डिजाइनिंग का बहुत शौक था, मतलब वो स्केचेस बनाते थे। वन डे ही कन्वर्टेड हिज स्केचिंग टू ग्राफिक डिजाइनिंग। देन 2007 में उन्होंने जो है अपना एक खुद सोचा कि मैं खुद ही एक स्टेप लूँ और खुद काम करूँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ गए। देन वहाँ से उन्होंने अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू की और आहिस्ता आहिस्ता वो ब्रॉड होते गए। मतलब यहाँ से हमें एक ये सबक मिलता है कि हमने सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ही नहीं जाना है, मतलब सिर्फ एक पाथ को नहीं चुनना है। वी विल हैव टू डू समथिंग मोर। वहाँ से इन्होंने क्या किया कि वो स्प्रेड होते गए, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड कंप्लीट आईटी सॉल्यूशंस देने लगे। एंड नाउ ही हैज अर्नड मोर देन $1 billion टिल नाउ। ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और वो एक बहुत छोटी सी जगह से आए थे। सर प्लीज स्लाइड चेंज कर दीजिएगा। इसके बाद तो कुछ स्लाइड ही नहीं है भाई। सर है? अच्छा अच्छा जी, आई वाज लुकिंग एट द लैपटॉप, मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। So I have already told you guys about Hisham Server, and now I would like to share some story about Ali Janjua. इनकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है कि इनके पास कुछ नहीं था। His father died at the early age, and 2004 he started working on his dream. पहले ये एक कॉल सेंटर में थे बेसिकली, जो कि वो भी एक यूएस बेस्ड थी। देन वहाँ से इन्होंने अपना काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी कंपनी की। अपनी कंपनी करने के बाद आज इनके पास मोर देन 550 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटी दी, अपने आप को ग्रो किया, अपनी लाइफस्टाइल इंक्रीज की, और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को इन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज दी है।
ऐसे ही एक और हैं ज़िशान शाह, जो कि 2019 में इनको बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि एक पाकिस्तानी ब्रिटिश है। और जब ये यूके गए तो इनके पास टोटल अराउंड 550 पाउंड्स थे टोटल, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था। नाउ ही इज़ इन रियल एस्टेट बिजनेस, और वो उनका बिजनेस मॉडल ये है कि वो लोगों को जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड प्लेसेस प्रोवाइड करते हैं कि आप ये खरीद सकते हैं और ये खरीद सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब इन्वेस्टर को भी कोई चाहिए होता है कि वो अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये वो काम कर रहे हैं। और इन्होंने गवादर के ऊपर भी काम काफ़ी शुरू किया, और उनकी वजह से काफ़ी जो बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ पे आना शुरू हुए हैं टू मेक इन्वेस्टमेंट इन गवादर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, इफ दे कैन डू इट यू कैन डू इट टू। इनके पास भी कुछ नहीं था, जब ये कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हम उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, Sir, मैं please, यहाँ पे continue. रुक रहा हूँ क्योंकि टाइम रन आउट हो रहा है। मैं इसको वीडियो को सेव करके वापस आता हूँ, फिर सवाल जवाब होंगे और मेरे 2 कमेंट्स हैं इसके ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? जी।